नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, SOH, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऑनर्स, हिंदी, बध, जेनेरिक इलेक्टिव, जी, BHDG 173 समाचार पत्र और फीचर लेखन, खंड 1 समाचार पत्र और फीचर लेखन, इकाई 2 समाचार पत्र के लिए लेखन की पद्धतियाँ 2.0 उद्देश्य। हिंदी में समाचार पत्र और फीचर लेखन के पहले खंड की दूसरी इकाई का उद्देश्य आपको समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेखन के विभिन्न रूपों तथा लेखन शैलियों से परिचित कराना है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए लेखन का तात्पर्य और उसकी ज़रूरतों को समझ सकेंगे। समाचार पत्रों के लिए लेखन के प्रमुख रूपों से परिचित हो बता सकेंगे और समाचार लेखन की प्रक्रिया और उसकी प्रमुख शैलियों का व्यावहारिक ज्ञान हासिल कर बता सकेंगे। समाचार फीचर लेखन के प्रमुख प्रकारों से परिचित होने के अलावा उनके लेखन की बारीकियों को भी जान बता सकेंगे। समाचार फीचर के अलावा अन्य प्रकार के फीचर के रूपों से परिचित हो सकेंगे। विचारपरक लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया को समझ बता सकेंगे। समाचार और फीचर लेखन के बीच के अंतर से परिचित होने के अलावा दोनों की प्रमुख विशेषताओं को समझ बता सकेंगे और समाचारों पत्रों और पत्रिकाओं में फीचर लेखन के बढ़ते महत्व को समझ बता सकेंगे। 2.1 प्रस्तावना। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का मुख्य काम लोगों को तात्कालिक घटनाक्रम से लेकर समसामयिक विषयों और मुद्दों के बारे में सूचनाएं देना है, लेकिन साथ ही वे पाठकों को जागरूक बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व भी निभाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाठक समाचार मीडिया से सबसे पहले समाचार की ही अपेक्षा करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विस्तार और पाठकों की बदलती रुचि के साथ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से समाचार रिपोर्ट से इतर अन्य सामग्री, खासकर समाचार फीचर और अन्य प्रकार के फीचर की मांग काफी बड़ी है। इसका सीधा प्रभाव समाचार पत्रों की अंतर्वस्तु पर देखा जा सकता है। जहां समाचार पत्रों में पहले फीचर को 10 से 15% स्थान ही मिल पाता था, वहीं अब फीचर को 40 से 50% जगह मिल रही है। इसके अलावा समाचारों के लेखन और प्रस्तुतिकरण पर भी फीचर की छाप बढ़ रही है। इससे फीचर के बढ़ते महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। फीचर की इस बढ़ती लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह यह है कि वह सीधे पाठकों के अंतर्मन को छूता है और समाचार लेखन की एकरस, कभी-कभी उबाऊ और ढर्रे वाली शैली के बीच ताजा हवा के झोंके की तरह महसूस होता है। समाचार लेखन की तुलना में फीचर लेखन एक प्रकार के बंधे बंधाए ढर्रे से अलग हटकर कुछ नया या सृजनात्मक लेखन की आज़ादी और अवसर देता है। चूंकि फीचर में मानवीय रुचि और संवेदना का अधिक ध्यान रखा जाता है, इसलिए वह पाठकों को बहुत अपील करता है। फीचर की एक खासियत यह भी है कि इसमें फीचर लेखक को एक हद तक अपनी राय जाहिर करने का मौका भी मिलता है, जबकि समाचार लेखन में इसकी गुंजाइश बहुत कम होती है। इस इकाई में हम समाचार और फीचर लेखन के बुनियादी अंतर को स्पष्ट करने के अलावा समाचार और फीचर लेखन की प्रक्रिया को भी उदाहरणों सहित समझने की कोशिश करेंगे। निश्चय ही हमारा ज्यादा जोर समाचार फीचर और अन्य प्रकार के फीचर लेखन की बारीकियों की व्याख्या करने पर होगा। इसके अलावा इस इकाई में हम फीचर के एक और रूप विचारपरक लेखन की भी चर्चा करेंगे। विचारपरक लेखन से ही किसी समाचार पत्र और पत्रिका की पहचान बनती है। इस इकाई में विचारपरक लेखन के कुछ प्रमुख रूपों की लेखन प्रक्रिया को स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी। 2.2 समाचार पत्र के लिए लेखन का अभिप्राय। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए लेखन शुरू करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह के लेखन का अभिप्राय क्या है। दरअसल भारत में समाचार पत्रों के लिए लेखन आम साहित्यिक लेखन से अलग होता है। इसकी वजह यह है कि समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य हजारों बटा लाखों पाठकों तक सूचनाएं,
और समाचार पहुंचाना होता है। समाचार पत्रों के पाठकों में सभी तरह के लोग होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त पाठकों से लेकर सामान्य साक्षर पाठकों तक, ग्रामीण से लेकर शहरी तक, युवा से वृद्ध और अमीर से लेकर गरीब तक। सबकी रुचियों, जरूरतों और जानकारी का स्तर अलग अलग होता है और समाचार पत्रों को अपने सभी पाठकों का बराबर ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका अपने पाठकों की उपेक्षा करके जीवित नहीं रह सकती है। इसलिए उन्हें अपनी प्रकाशित सामग्री की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि वह आसानी से सबकी समझ आ सके। यही कारण है कि जहां साहित्य में स्वांतः सुखाय, सिर्फ अपनी खुशी के लिए लेखन की छूट है, वहीं पत्रकारीय लेखन में सभी पाठकों की खुशी का ध्यान रखना पड़ता है। पत्रकार बनने या समाचार पत्रों में लिखने की इच्छा रखने वाले लेखकों को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वे अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पाठकों के लिए लिख रहे हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि लेखन शैली के बारे में विचार से पहले यह अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि आपका या आपके समाचार पत्र का लक्षित पाठक वर्ग कौन है। इस पाठक वर्ग की रुचियों, जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के साथ साथ उसकी सामाजिक आर्थिक शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में पता होने पर आपको अपनी लेखन शैली को उसी अनुरूप ढालने में काफी मदद मिलेगी। इसी से जुड़ी हुई बात यह है कि हर समाचार पत्र बटा पत्रिका अपने लक्षित पाठक वर्ग के अनुसार ही अपने लेखन और भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण का निर्धारण करता है। इसलिए हैरत की बात नहीं है कि कई समानताओं के बावजूद जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और राष्ट्रीय सहारा आदि प्रमुख समाचार पत्रों की लेखन और भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण में काफी अंतर है। यह बात कमोबेश पत्रिकाओं पर भी लागू होती है। ऐसे में आप जब भी किसी खास अखबार बटा पत्रिका के लिए लिखने का निश्चय करें, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें। पहला, उस समाचार पत्र बटा पत्रिका का पाठक वर्ग कौन है। साथ ही आप जिस विषय पर लिखने जा रहे हैं, उसका लक्षित पाठक वर्ग कौन होगा। और दूसरा, उस समाचार पत्र पत्रिका की लेखन और शैली की विशेषताएं क्या हैं। समाचार पत्र पत्रिका में लेखन शुरू करने से पहले यह समझदारी हासिल करना बहुत जरूरी है। लेकिन यह समझदारी विकसित करने का कोई फॉर्मूला या शॉर्टकट नहीं है। इसका बहुत सहज और सरल तरीका यह है कि आप जिस अखबार या पत्रिका के लिए लिखना चाहते हैं, पहले उसको खूब ध्यान से पढ़ें। उसकी भाषा, लेखन शैली और प्रस्तुतिकरण के अलावा उसमें प्रकाशित सामग्री की विषय वस्तु को गहराई से समझने और आत्मसात करने की कोशिश करें। जाहिर है, पढ़ने का उद्देश्य सीखना होना चाहिए। यह तभी संभव है जब आप पढ़ते हुए भाषा और लेखन संबंधी प्रयोगों की बारीकियों पर निगाह रखें। इसके अलावा पत्रकारीय लेखन से जुड़ी कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जिसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी अखबार या पत्रिका के लिए काम करें या लिखें, ये बातें सभी पर लागू होती हैं। पहली बात यह है कि आपका पत्रकारीय लेखन वस्तुनिष्ठता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता और संतुलन पर आधारित होना चाहिए और हर हालत में अपने पूर्वग्रहों से बचना चाहिए। हालांकि फीचर और विचारपरक आलेखों में फिर भी बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी भाषा और लेखन शैली सरल, सहज और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। तात्पर्य यह कि वाक्य छोटे और सरल हों। शब्द ऐसे न हों कि पाठक को उनका अर्थ जानने के लिए शब्दकोश छानना पड़े। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अखबारी लेखन का उद्देश्य पाठकों को सूचित करना, जागरूक बनाना और उनका मनोरंजन करना है। इसलिए आपका लेखन इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। चौथी बात यह है कि अखबार और पत्रिका में आपको एक निश्चित शब्द सीमा के भीतर अपनी बात कहनी होती है और हर हाल में इस अनुशासन का पालन करना पड़ता है। इसलिए अखबारी लेखन में शब्दों की किफायत पर बहुत जोर दिया जाता है।
इसी से जुड़ी बात यह है कि कई बार अखबार पत्रिका के संपादक आपको निर्देश, ब्रीफ देते हैं कि वे आपसे किस विषय और उसके किस पहलू या कोण पर फोकस, कितने शब्दों का फीचर चाहते हैं। आपको फीचर तैयार करते हुए यह निर्देश हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आखिरी बात यह है कि अखबारी लेखन का संबंध समसामयिक घटनाओं बटा मुद्दों से होता है। इसलिए विषय वस्तु का चुनाव करते हुए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसका हाल की किसी घटना बटा मुद्दे विवाद से संबंध हो। विषय भले कितना पुराना हो, लेकिन उसमें सामयिकता का पुट डालना जरूरी है, तभी वह पाठकों के लिए प्रासंगिक और उपयोगी हो पाएगा। इसलिए विषय चुनते हुए उसके न्यूज़ पेज पर जरूर विचार कीजिए। न्यूज़ पेज ही किसी फीचर बटा लेख को सामयिक बनाता है। 2.3 समाचार पत्र के लिए लेखन के प्रमुख रूप। समाचार पत्रों में प्रकाशित सामग्री को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: समाचार, फीचर और विचारपरक सामग्री। इन तीनों को लिखने की शैलियाँ अलग-अलग हैं। उनके बीच घालमेल को अच्छा नहीं माना जाता है। उनके बीच लेखन शैली का यह अंतर इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार इस फर्क को लेखन शैली के आधार पर भी परिभाषित किया जाता है। 2 मार्च 2001 समाचार लेखन। समाचार पत्रों के लिए लेखन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष समाचार लेखन है। समाचार पत्रों में 60 से 70% सामग्री समाचार होती है। अखबारों का मुख्य काम पाठकों को खबरें देना होता है, लेकिन समाचार लेखन की प्रक्रिया या पद्धति पर चर्चा से पहले यह जानना जरूरी है कि समाचार से हमारा क्या आशय है। समाचार किसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। जाहिर है कि हर घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट समाचार नहीं होती। किसी घटना बटा विचार बटा समस्या के समाचार बनने के लिए कई शर्तें हैं, जिनमें से सभी या कुछ शर्तों को पूरा किए बिना वे समाचार नहीं बन सकते हैं। पहली बात तो यह है कि उसमें नवीनता होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी की स्थिति में कोई बदलाव हुआ हो या होने की संभावना हो तो वह समाचार का विषय है। दूसरे, उसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ रहा हो। किसी घटना, विचार, समस्या का जितने अधिक से अधिक लोगों पर असर पड़ा रहा होगा या पड़ने की संभावना होगी, वह उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और तीसरे, वह घटना, विचार, समस्या हमारे पाठकों से भौगोलिक या सांस्कृतिक रूप से जितना नज़दीक होगी, उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य यह कि दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्र के लिए दक्षिण भारत में हुई किसी घटना की तुलना में दिल्ली में हुई कोई घटना ज्यादा समाचारीय है। इसी तरह समाचार के लिए कुछ और भी कारक हैं। इन कारकों में जनरुचि, अनोखापन, महत्वपूर्ण व्यक्ति और टकराव जैसे कारक प्रमुख हैं। अखबार के पाठकों की जिन भी विषयों में रुचि होती है, उससे जुड़ी घटनाएं बटा समस्याएं और विचार समाचार बन जाते हैं। अगर पाठक खेलों, व्यापार, स्वास्थ्य, मनोरंजन, अपराध और राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं, तो उनसे जुड़ी नई और ताज़ी घटनाएं समाचार बन जाती हैं। इसी तरह कुछ अनोखी या असामान्य घटनाएं बटा विचार भी समाचार बन जाते हैं। याद कीजिए, समाचार की एक परिभाषा यह भी दी जाती है कि जब कुत्ता आदमी को काटे तो वह खबर नहीं है, लेकिन जब आदमी कुत्ते को काट ले तो वह समाचार है। इसी तरह एक और उक्ति यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो वह खबर नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ है तो वह जरूर खबर है। ऐसे ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ होने वाली छोटी-मोटी घटनाएं भी खबर बन जाती हैं, क्योंकि पाठकों की उनमें गहरी रुचि होती है। 2 मार्च 2002 समाचार फीचर लेखन। समाचार फीचर का तात्पर्य ऐसे आलेख से है जिसमें किसी समाचार के सामान्य पक्ष से अलग हटकर उसके किसी दूसरे पहलू या कोण को समाचार से अलग शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इस शैली में रूपात्मक लेखन के साथ साथ खबर के मानवीय या वर्णनात्मक पहलू को छूने की कोशिश की जाती है।
एक खबर की तरह यह पाठकों को ताज़ा घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता है, बल्कि उसके किसी दूसरे, अभी तक अनदेखे या उपेक्षित पहलू से परिचित कराता है। उसका एक प्रमुख उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना भी है, हालांकि उसके सूचनात्मक पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती। एक खाली समाचार और फीचर में यह भी अंतर होता है कि समाचार के प्रकाशन को अगले दिन के लिए नहीं रोका जा सकता, जबकि फीचर के साथ तात्कालिकता की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। समाचार और फीचर के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण फर्क उनकी लेखन शैली को लेकर किया जा सकता है। समाचार लेखन की एक निश्चित शैली है जिसका सभी समाचार पत्र पालन करते हैं, लेकिन फीचर लेखन की कोई एक निश्चित शैली नहीं है। फीचर लेखन में सृजनात्मकता, प्रयोग और संवेदनशीलता की काफी गुंजाइश होती है। यही कारण है कि फीचर अपने नएपन से पाठकों को आकर्षित करता है। फीचर को भी प्रमुख रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है: समाचार फीचर और गैर समाचार फीचर। समाचार फीचर का संबंध समाचारों में होता है। वे एक तरह से मुख्य खबरों के ही विस्तार होते हैं। यह कोई सॉफ्ट न्यूज़। समाचार फीचर एक प्रकार से कई बार सामान्य खबरों का ही फीचरोन्मुख ट्रीटमेंट भी होते हैं। समाचार फीचर को आमतौर पर अखबारों के पहले से लेकर समाचारों के अन्य पन्नों तक पर जगह मिलने लगी है। अधिकांश समाचार पत्रों में एंकर स्टोरी, यानी सबसे नीचे छपने वाली प्रमुख खबर, आमतौर पर समाचार फीचर ही होते हैं। समाचार फीचर की बढ़ती लोकप्रियता की एक वजह यह भी है कि अपनी अलग भाषा और लेखन शैली के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के कारण वे किसी समाचार पत्र को अपने प्रतिद्वंदी समाचार पत्रों से अलग भी बनाते हैं, क्योंकि प्रमुख खबरें या हार्ड न्यूज़ तो सभी में लगभग एक जैसी ही होती हैं। गैर समाचार फीचर से आशय आम किस्म के फीचर से है जिनमें तात्कालिकता का दबाव नहीं होता और न ही उनका समाचारों से सीधा संबंध होता है। ऐसे फीचर आमतौर पर समाचार पत्र के फीचर पृष्ठ या उसके फीचर परिशिष्ट बटा पुल आउट में छपते हैं, और वे दुनिया भर के विषयों पर हो सकते हैं। इस तरह के फीचर को समाचार फीचर की तुलना में जगह भी ज्यादा मिलती है, और उनकी एक खासियत यह भी होती है कि उनके प्रस्तुतिकरण में फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स और कार्टूनों आदि की काफी अहमियत होती है। इस तरह के फीचर का मुख्य उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना या मनोरंजन करते हुए रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाली जानकारियां, जैसे खानपान, रहन-सहन, जीवन शैली, संस्कृति, स्वास्थ्य, यात्रा, खरीद-फरोख्त आदि उपलब्ध कराना है। ऐसे फीचर की लोकप्रियता की एक और वजह उनका यह पक्ष भी है कि वे सीधे पाठकों के जीवन से जुड़े होते हैं। 2 मार्च 2003 विचारपरक लेखन। विचारपरक लेखन से आशय उन आलेखों से है जिनमें लेखक के विचारों को महत्व दिया जाता है। किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर छपने वाले लेखों और स्तंभों के अलावा संपादकीय टिप्पणियों को भी इस श्रेणी में रखा जाता है। विचारपरक आलेखों का उद्देश्य पाठकों को जागरूक बनाना और किसी ताज़ा विषय मुद्दे पर अपनी राय बनाने में मदद करना है। ऐसे आलेख किसी समाचार पत्र की पहचान बनाते हैं और इससे उनके वैचारिक झुकाव का पता चलता है। विचारपरक लेखन में तथ्यों, तर्कों और विश्लेषण के जरिए किसी निष्कर्ष की ओर पहुंचने की कोशिश की जाती है। विचारपरक लेखन करने वाले लेखकों की अपने विशेष विचारों के कारण एक पहचान बन जाती है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं आमतौर पर विचारपरक लेखन के लिए संबंधित विषयों के विशेषज्ञों के आलेखों को प्राथमिकता देते हैं। 2.4 समाचार लेखन की प्रक्रिया और शैली। समाचार लेखन समाचार पत्रों में सबसे बुनियादी किस्म का लेखन है। समाचार पत्रों में काम करने के इच्छुक सभी लोगों को समाचार लेखन की प्रक्रिया से अवगत होना जरूरी है। समाचार लेखन के साथ अच्छी बात यह है कि इसकी गिनी-चुनी शैलियां हैं, और उनमें भी एक शैली उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड शैली सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलन में है।
सभी समाचार पत्रों में प्रायः उसका पालन होता है। 2 अप्रैल 2001 उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे पुरानी, पारंपरिक और स्वीकार्य शैली है। दुनिया भर के समाचार मीडिया, चाहे अखबार हो या रेडियो या टीवी में समाचार लेखन की यही शैली लोकप्रिय है। इस शैली का इस्तेमाल 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिकी गृहयुद्ध के समय हुआ। इस शैली के विकास और उसकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण थे, जिनमें प्रमुख हैं पाठकों की उत्सुकता के अनुकूल होना, संपादन में सुविधा और उसका लचीलापन। उल्टा पिरामिड शैली किसी समाचार को लिखने की वह शैली है जिसमें किसी घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम और नए तथ्यों या सूचनाओं को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्वक्रम में अन्य तथ्यों बटा सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में किसी घटना का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। यह शैली कथा या कहानी लेखन की उस प्रक्रिया के ठीक उलट है जिसमें कहानी कालानुक्रम से आगे बढ़ती हुई क्लाइमैक्स यानी चरम तक पहुंचती है। कथा या कहानी लेखन को अगर सीधा पिरामिड मान लिया जाए तो समाचार लेखन में यह ढांचा उलट दिया जाता है। समाचार सीधे क्लाइमैक्स से शुरू होता है। इसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं दी जाती हैं। इस तरह से यह शुरू तो सबसे प्रमुख बिंदु से होता है, लेकिन उसका समापन कहीं भी हो सकता है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत लिखे गए समाचार के ढांचे को मुख्यतः 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है: मुखड़ा या इंट्रो, लीड, बॉडी और समापन। मुखड़ा या इंट्रो आम तौर पर समाचार की पहली 3-4 पंक्तियों या पहले पैराग्राफ को कहा जाता है। इसके बाद की पंक्तियों में खबर के अन्य ब्यौरे बॉडी में आते हैं और उसके बाद खबर कहीं भी समाप्त हो जाती है। खबर को औपचारिक रूप में समाप्त करने की घोषणा नहीं करनी पड़ती है। कहने की जरूरत नहीं है कि उल्टा पिरामिड शैली में मुखड़ा या इंट्रो लेखन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वास्तव में वही समाचार होता है। मुखड़ा से ही पूरे समाचार के मिजाज और उसके प्रवाह की दिशा तय होती है। मुखड़ा लेखन के लिए न सिर्फ भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, बल्कि समाचार को पहचानने की भी गहरी समझ होनी चाहिए। एक आदर्श मुखड़े में किसी समाचार की सबसे महत्वपूर्ण सूचना आ जानी चाहिए और उसे किसी भी स्थिति में 35 से 50 शब्दों और 3-4 वाक्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। वाक्यों को छोटा, सरल और सहज होना चाहिए। आम तौर पर माना जाता है कि मुखड़े में 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है: क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, क्यों और कैसे हुआ है। इसे 6 ककारों क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों के रूप में भी माना जाता है। हालांकि इसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ज्यादातर समाचारों में पहले 4 ककारों यानी क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों के आधार पर मुखड़ा लिखा जाता है, जबकि कैसे और क्यों के आधार पर समाचार की बॉडी तैयार की जाती है। क्या, कौन, कब और कहाँ का संबंध सूचनात्मक विवरण से है, जबकि कैसे और क्यों का संबंध व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक विवरण से होता है। उल्टा पिरामिड शैली में लिखे गए एक समाचार पर ध्यान दीजिए। से पठानकोट, 28 जुलाई, वार्ता। पंजाब के पठानकोट में आज एक शक्तिशाली बम विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार पठानकोट के नंदपुरा में बस अड्डे के पीछे एक कबाड़खाने में ये लोग गोले धातु निकालने का प्रयास कर रहे थे कि उसी वक्त गोला फट गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 व्यक्तियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की शिनाख्त राजीव, 8 वर्ष, और अजित, 13 वर्ष, के रूप में की गई है। मृतकों में से 2 की पहचान बिंदा और संतोष के रूप में की गई है, लेकिन बाकी 2 की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज़ 1 किलोमीटर के दायरे में सुनी गई। इससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। 2 अप्रैल 2002 रेतघड़ी शैली। रेतघड़ी शैली में उल्टा पिरामिड शैली और कथा लेखन शैली यानी दोनों का मिश्रण होता है। वैसे इस शैली का प्रयोग कम होता है, लेकिन खेल, सांस्कृतिक और घटना प्रधान विवरणों की प्रस्तुति में यह शैली प्रभावी मानी जाती है। इस शैली में समाचार के मुखड़े की शुरुआत उल्टा पिरामिड शैली में होती है, यानी सबसे महत्वपूर्ण बातें पहले पैराग्राफ या शुरू के 2-3 पैराग्राफ में आ जाती है। उसके बाद समाचार को एक कथा की तरह शुरू से कालानुक्रम में लिखा जाता है। इसके लिए समाचार के पहले हिस्से और दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए एक पंक्ति लिखनी होती है, जैसे पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से घटाया। इससे पहले आज सुबह जब मैच शुरू हुआ तो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने पारी की शुरुआत की। इस शैली को रेतघड़ी शैली इसलिए कहते हैं कि उल्टा पिरामिड से शुरू होकर यह कथा शैली की ओर मुड़ जाती है। इस प्रक्रिया में समाचार के दोनों हिस्से रेतघड़ी की शक्ल में दिखते हैं। इस शैली में पाठक को कहानी का आनंद भी मिलता है और उसे लगता है जैसे पूरा घटनाक्रम उसके सामने चल रहा हो। इस शैली में लिखे गए एक खेल समाचार पर ध्यान दीजिए। 1 कोलंबो 15 अगस्त एपी। बाएं हाथ के सीमर चामुंडा वास ने आज घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए और श्रीलंका ने उनके इस प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में 313 रनों से रौंद डाला। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 1-0 से जीत ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका की यह पहली जीत है। जीत के लिए 493 रनों का विशाल लक्ष्य लेकर खेल रही दक्षिण अफ्रीका टीम मैच के अंतिम दिन दूसरी पारी में सिर्फ 179 रनों पर ढेर हो गई। इस मुखड़े के बाद खबर का विस्तार एक कथात्मक रूप ले लेता है, जिसमें उल्टा पिरामिड शैली की बजाय कथात्मक शैली का उपयोग किया गया है। एसएससी ग्राउंड पर दक्षिण अफ्रीका ने आज 2 विकेट पर 21 रनों से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन श्रीलंका के तेज गेंदबाजों ने उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया। लंच के समय तक दक्षिण अफ्रीका 5 विकेट पर 125 रन ही बना पाया था। वास ने पहले कल नॉट आउट रहे जैक कैलिस को आउट कर मेहमान टीम को करारा झटका दिया। कैलिस ने तेजी से उठती हुई गेंद पर दूसरी स्लिप में खड़े तिलकरत ने दिलशान को कैच दे दिया। कप्तान ग्रीम स्मिथ 17 भी 2 ओवर बाद तेज गेंदबाज ललित मलिंगा का शिकार बने। उन्होंने तिलान समरवीरा को शॉर्ट स्क्वायर लेग पर कैच दे दिया और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट पर 26 रन हो गया। दक्षिण अफ्रीका का 5वां विकेट भी इसी स्कोर पर गिर गया जब जैक्स रुडोल्फ वास की गेंद को पुल करने की कोशिश में गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए और डीप में खड़े मलिंगा को कैच दे बैठे। उन्होंने 1 रन बनाया। बोएटा डिपनार और मार्क बाउचर ने 6वें विकेट के लिए 252 गेंदों में 101 रनों की साझेदारी कर पारी को कुछ हद तक संभाला, लेकिन वास ने लंच के बाद 7वें ओवर में इस साझेदारी को भी तोड़ दिया। उन्होंने बाउचर को बल्ले का किनारा देने के लिए विवश किया और विकेटकीपर रोमेश कालुवितरना ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की। बाउचर ने 51 रन बनाए। बाउचर 135 मिनट क्रीज पर रहे, जिसमें उन्होंने 132 गेंदें खेली और 8 चौके जमाए। शॉन पोलक सस्ते में आउट हुए। उन्होंने ऑफ स्पिनर दिलशान की गेंद पर मरवन अटापटू को शॉर्ट मिड विकेट पर कैच दे दिया। डिपनार 8 चौकों की मदद से 59 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दक्षिण अफ्रीका की टीम श्रीलंका के खिलाफ इससे पहले खेली गई 5 टेस्ट सीरीजों में 4 में जीती थी, जबकि 1 ड्रॉ रही थी। गाले में दोनों के बीच मौजूदा सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। 2.5 समाचार फीचर के प्रमुख रूप। समाचार पत्रों में समाचार फीचर के कई प्रकार दिखते हैं।
यहाँ हम समाचार फीचर के कुछ प्रमुख और प्रचलित रूपों की उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे। 2 मई 2001 बैकग्राउंडर। बैकग्राउंडर फीचर समाचार फीचर का एक प्रमुख रूप है। इसका संबंध समाचार से होता है और बैकग्राउंडर के जरिए किसी बड़ी खबर से जुड़े विभिन्न पहलुओं, खासकर उसकी पृष्ठभूमि और अतीत की घटनाओं से उसके संबंधों को प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह के फीचर का उद्देश्य पाठक को किसी घटना की पृष्ठभूमि और इतिहास से अवगत कराने के जरिए उसके मायने स्पष्ट करना है। बैकग्राउंडर से संदर्भ साफ होता है और उसके जरिए किसी बड़ी घटना को एक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जैसे किसी बड़ी रेल दुर्घटना के बाद उस पर बैकग्राउंडर फीचर में पिछले 1 साल या 5 साल में हुई प्रमुख रेल दुर्घटनाओं का सिलसिलेवार उल्लेख करते हुए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली जा सकती है। इसी तरह एक बड़े भूकंप से हुई जनधन की हानि पर बैकग्राउंडर में पिछले बड़े भूकंपों और उनसे हुए नुकसान पर फोकस किया जा सकता है या किसी विशेषज्ञ से बातचीत के आधार पर किसी खास इलाके में आ रहे भूकंपों की वजह टटोली जा सकती है। इसी तरह अगर केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली में प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है तो लखनऊ या भोपाल से प्रकाशित होने वाला अखबार एक स्थानीय बैकग्राउंडर के जरिए यह जानने की कोशिश कर सकता है कि क्या यह फैसला इस शहर में भी लागू किया जा सकता है। यहाँ बैकग्राउंडर का एक उदाहरण प्रस्तुत दूर दूर तक फैला है जाल है। फरजंद अहमद। जब से 2 खूंखार नक्सली संगठन पीपुल्स वार ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) आपस में मिलकर एक हुए और उन्होंने एक नया नामक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) रखा और फिर झारखंड एवं बिहार में धमाकों के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक जोरदार धमाका कर 15 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। तब से सरकार घबराई हुई है। घबराने का कारण न केवल उनका नाम है बल्कि इस नए संगठन द्वारा एक रेड कॉरिडोर और गुरिल्ला जोन बनाकर नेपाल, आंध्र प्रदेश समेत उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग 2000 किलोमीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने का उसका इरादा भी है। इसके साथ ही यह बात भी सामने आई है कि माओवादी संगठनों ने देश के भीतर और दक्षिण एशिया के देशों में फैलकर एक हंसिया स्केल का घेरा बनाना शुरू कर दिया है। एक और हिमालयन किंगडम ऑफ नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी है, तो दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश (एमएल) और प्रोलेटेरियन पार्टी ऑफ बंगाल और सीलोन कम्युनिस्ट पार्टी श्रीलंका है। इनके केवल नाम अलग अलग है मगर विचारधारा और मकसद एक है, बंदूक की नोक पर लोक जनतंत्र की स्थापना करना। खूनी संघर्ष को वे जन संघर्ष का नाम देते हैं। दरअसल इन दोनों और अनेक संगठनों जो पेरू से लेकर तुर्की और ब्रिटेन तक फैले हुए हैं और कई उग्रवादी समूहों का अपना एक नेटवर्क है जिसे लंदन स्थित रिवॉल्यूशनरी इंटरनेशनलिस्ट मूवमेंट (रिम) नियंत्रित करता है। स्मी ने हाल ही में दक्षिण एशिया में तमाम नक्सली माओवादी संगठनों पर नज़दीक से नज़र रखने और उनकी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एक नया छाता संगठन बनाया है जिसका नाम है द कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द माओवादी पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशिया (CCOMPOSA). इसका रिम से सीधा संबंध है और यह एमसीसी, पीडब्ल्यूजी, अब सीपीआई माओवादी रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (MLM), आरसीसीआई माओवादी, सीपीएन माओवादी, नेपाल माओवादी पुनर्गठन केंद्र और बांग्लादेश संवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सीलोन तथा अन्य छोटे छोटे संगठनों पर सीधा नियंत्रण रखता है। नई सीपीआई माओवादी बनने के बाद इसने कहर ढाना शुरू कर दिया है। इसने झारखंड के महुआटांड ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर को उड़ाया, चतरो बाजार के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लूटा, लेस्लीगंज ब्लॉक ऑफिस को बम से उड़ाया, बोकारो झूमरा पहाड़ में बारूदी सुरंग विस्फोट किया जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, मनाथू, पलामू में पुलिस पर हमला, लातेहर स्टेशन पर धमाका और गढ़वा में पर्यटन विभाग के मोटेल को उड़ाना भी शामिल है।
इस सिलसिले की ही ताजा कड़ी है। अब 20 नवंबर को उप्र के चंदौली में सुरंग विस्फोट से 15 पुलिसवालों की हत्या।